आज हम किसी प्लेन डाइलेक्ट्रिक सरफेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। जब किसी मीडियम के इंटरफेस पर कोई लाइट रेज इंसिडेंट होती है तो उस इंसिडेंट लाइट रेज का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो कुछ लॉज को फॉलो करती है, ओबे करती है। उन लॉज को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कुछ लॉज को फॉलो करती है। उन लॉज को लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर दो मीडियम है, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड, दिस वन और दिस वन। और एक्स डैश है वो दो मीडियम को सेपरेट करने वाला एक इंटरफेस है। यहाँ पर जो इंसिडेंट रेज है एक्स जेड प्लेन में वो ये है, ये इस इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होकर इस मीडियम में इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट इसका दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाता है। जो इंसिडेंट रेज है वो नॉर्मल के साथ में थीटा आई एंगल बनाती है और रिफ्लेक्टेड रेज है वो नॉर्मल के साथ थीटा आर एंगल बनाती है, जबकि जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो नॉर्मल के साथ में थीटा टी एंगल बनाती है। हम इंसिडेंट वेव को इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें जो के आई है वो वेव प्रोपगेशन वेक्टर है और ओमेगा आई है वो फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर इस इंटरफेस से इस इंसिडेंट वेव के रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होने के बाद में जो अलग अलग वेव प्राप्त होती है उनको इक्वेशन 2 और 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 रिफ्लेक्टेड रेज के एम्पलीट्यूड को बताती है, जबकि इक्वेशन 3 है वो रिफ्रैक्टेड रेज के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर के आर और ओमेगा आर रिफ्लेक्टेड रेज के प्रोपागेशन कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसीज है रेस्पेक्टिवली। सिमिलरली के टी और ओमेगा टी रिफ्रैक्टेड रेज के प्रोपागेशन कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसीज है रेस्पेक्टिवली। और जो ई आई ओ, ई आर ओ और ई टी ओ है वो एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट वेव की, रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव की रेस्पेक्टिवली। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट होते हैं वो किसी मीडियम के इंटरफेस पर कंटिन्यूस होते हैं, तो इस कंडीशन को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज है उनको वो एक मीडियम में होती है और जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो दूसरे मीडियम में होती है। इनको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फाइनली इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन 4 प्राप्त होगी। इक्वेशन 4 है उसको होल्ड करने के लिए यह होल्ड सभी टाइम्स और स्पेस के सभी पॉइंट्स पर वैलिड होती है। यह तभी वैलिड होगी जब स्पेस और टाइम दोनों के जो कोफिशिएंट है इक्वेशन 4 में वो सेम होंगे। यदि पहले हम जो टाइम के कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करें तो हमारे पास में इक्वेशन 5 प्राप्त होती है, मीन्स ओमेगा आई, ओमेगा आर और ओमेगा टी तीनों इक्वल होनी चाहिए। इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट करती है कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव तीनों ही केस में तीनों ही वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है। मीन्स
किसी इंसिडेंट वेव के इंटरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव है उनमें कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। मीन्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कोई फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं कर पाता है। यदि हम यहाँ पर जो स्पेस के पॉइंट्स हैं, स्पेस के कोफिशिएंट है, उनको कंपेयर करें, मीन्स एक्स वाई के जो कंपोनेंट है उनको कंपेयर करें, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको कंपोनेंट्स में, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पर एक्स कंपोनेंट है, एक्स के जो कोफिशिएंट है के आई एक्स, के आर एक्स और के टी एक्स, उनको हम इक्वेशन 6 से यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली वाई वाले केस में भी इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे केस में जो इंसिडेंट बीम है, इंसिडेंट रे है, वो एक्स जेड प्लेन में है। मीन्स प्रोपागेशन कांस्टेंट इंसिडेंट वेव के लिए जो वाई डायरेक्शन वाले जो प्रोपागेशन कांस्टेंट है उसका यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। मीन्स के आई वाई है वो ज़ीरो होगा। सिमिलरली इसके जो वाई कंपोनेंट होंगे रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव में, वो भी ज़ीरो होंगे। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इंसिडेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव तीनों ही सेम प्लेन में होंगे। यहाँ पर हम इस फिगर से देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ में थीटा आई एंगल बनाती है। इसी प्रकार जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो थीटा आर एंगल बनाती है, और जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो नॉर्मल के साथ थीटा टी एंगल बनाती है। इसके लिए जो प्रोपागेशन कांस्टेंट है वो इक्वल होने चाहिए, के आई एक्स इक्वल्स टू के आर एक्स इक्वल्स टू के टी एक्स। इसको हम इक्वेशन 7 से भी लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पर हम इस फिगर से कंपोनेंट लें इसको इस नॉर्मल के डायरेक्शन में, इस इंटरफेस के डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा के आई साइन थीटा आई। यहाँ पर इसका हो जाएगा के आर साइन थीटा आर, और जो रिफ्रैक्टेड रेज है उस वाले केस में हो जाएगा के टी साइन थीटा टी। तो ये तीनों सेम होने चाहिए। मीन्स इक्वेशन 7 ये रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर जो के आई और के आर है, प्रोपागेशन कांस्टेंट ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, दोनों ही सेम मीडियम में है। मीन्स यहाँ पर साइन थीटा आई और साइन थीटा आर है वो इक्वल होने चाहिए। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स इंसिडेंट रेज जितना एंगल नॉर्मल से बनाएगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रेज नॉर्मल से बनाएगी। यही रिफ्लेक्शन का लॉ है। अब यदि हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करें, इंसिडेंट वेव और रिफ्रैक्टेड वेव के केस में, तो हम इसको इक्वेशन 9 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो वेव की वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी और प्रोपागेशन कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम के को ओमेगा अपॉन वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली हम ये प्राप्त करते हैं, ये इक्वेशन। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्योंकि इस वाले केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम होगी, चाहे इंसिडेंट वेव हो, रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्रैक्टेड हो। तो ओमेगा आई इक्वल्स टू ओमेगा टी, और फाइनली हम प्राप्त करते हैं साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी इक्वल्स टू एन टी अपॉन एन आई। दिस इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। थैंक यू।